जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? चलिए हम कैफ 6 का क्रैश कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के साथ-साथ आपको मैं ये भी बताऊँगा कि कौन-सा टॉपिक आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो रिपिटेटिवली टेस्ट हो रहा होता है और आपने कौन-सा क्रैम करना है और कौन-सा पढ़ लेना है ताकि अगर आप ये वर्डिंग में लिख सकें। ये हम देख सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर ये हमें बता रहा है कि आपके आइन के अंदर आपके टैक्सेस के रिलेटेड कौन-कौन सी प्रोविजंस हैं, वो जहाँ पर डिस्कस की गई। अगर हम कंटेंट्स को देखें, जो पहला कंटेंट है, वो है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स हैं टैक्स लेने के, टैक्स को इम्पोज़ करने के, वो क्या-क्या प्रोसीजर्स हैं। जो पैसे इकट्ठे होंगे टैक्सेस के लिए, जो फेडरल गवर्नमेंट पैसे इकट्ठे करेगी, वो कहाँ-कहाँ पर किस अकाउंट में जमा होंगे और उस अकाउंट से पैसे आगे किस तरफ जाएँगे, ठीक है? फिर है आपके प्रोविंशियल, ठीक है? प्रोविंशियल प्रोसीजर्स कौन से होते हैं? मतलब सूबे जो आपको बजट पेश करते हैं, जो टैक्स लगाते हैं, सेल टैक्स लगाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं, एटसेट्रा, एटसेट्रा। क्या प्रोसीजर्स हैं? पैसे इकट्ठे जब वो पैसे कलेक्ट होते हैं पूरे साल में, वो किस अकाउंट में जाएँगे, किस तरह बजट पेश होगा एंड सो ऑन, ठीक है? अब आपको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तियार हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, जो ज़रदारी के दौर में आई थी। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, उसने अपने जो पैसे रेवेन्यू जो कलेक्ट करती है टैक्स के थ्रू, वो भी उसने क्या करना होता है, कुछ पोर्शन उन्होंने क्या देना होता है, प्रोविंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। वो क्या लॉज़ हैं, क्या रूल्स हैं, किस तरह वो एलोकेशन होती है, हम इसी में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो कौन से लॉज़, टैक्सेस इम्पोज़ करती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास कौन से टैक्स इम्पोज़ करने की अथॉरिटी होती है। ये हमारे इस चैप्टर का मतलब ओवरव्यू था जो हमने इसमें डिस्कस करना है। इस चैप्टर की जो वर्डिंग है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग है लॉ की, जो कि बहुत ही टफ़ होता है। आपने बिज़नेस लॉ पढ़ा होगा, मर्केंटाइल लॉ देखा होगा, आपने कंपनी लॉ भी पढ़ा होगा, आपको पता है काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्डिंग होती है, तो वर्डिंग को समझना, ट्रांसलेट करना तो मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, जो उसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट है, जो बात वो कह रहे होते हैं, वो आपको मैं सादा अल्फ़ाज़ में, आसान अल्फ़ाज़ में समझा दूँगा। कि सबसे पहले वो कहता है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट, ये 2 अकाउंट होते हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने मेंटेन किए होते हैं। इन 2 अकाउंट्स में जो भी फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं या जो भी फेडरल गवर्नमेंट पेमेंट्स करती है, वो इन 2 अकाउंट्स में से करती है। अब फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में कौन से पैसे आते हैं और पब्लिक अकाउंट में कौन से पैसे आते हैं, ये हम देखते हैं। और फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से कौन-सी पेमेंट्स गवर्नमेंट कर सकती है और पब्लिक अकाउंट में से कौन-सी पेमेंट्स गवर्नमेंट कर सकती है, वो भी अभी देखते हैं। जी, आर्टिकल 78 है आपके आइन का। ऑल रेवेन्यूज़ रिसीव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, जो भी फेडरल गवर्नमेंट पैसे रिसीव करेगी या लोन रिसीव करेगी या कोई उसने लोन दिए हुए हैं लोकल गवर्नमेंट्स को या बॉडीज़ को या इंडिविजुअल्स को पाकिस्तान में, जो लोन की रिपेमेंट्स होंगी वो जो गवर्नमेंट रिसीव कर रही होगी, वो सारी की सारी कंसोलिडेटेड फंड, फेडरल क्रेडिट फंड के नाम से एक अकाउंट बना होगा, उसमें रिसीव होंगी, ठीक है? ऑल अदर मनीज़, इसके अलावा जितने भी पैसे रिसीव होंगे वो कौन से होंगे, रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। जैसे कि आप देख रहे होते हैं कि एफपीएससी की डिफरेंट जो फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स आ रही होती हैं, जो सारे जो पैसे कलेक्ट हो रहे होते हैं, वो कौन से अकाउंट में जाएँगे, पब्लिक अकाउंट में जाएँगे। उसके अलावा अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट जो पनिशमेंट देती है, जो फाइन्स करती है, जो सज़ाएँ देती है, उसकी में जो जो लेट्स सपोज़ कहते हैं कि आपको 10 लाख जुर्माना है, जो नैब आपको पनिशमेंट जो नैब आपको क्या करती है, फाइन करती है, जो रिकवरी करती है, वो सारे के सारे पैसे कौन से अकाउंट में जाएँगे, पब्लिक अकाउंट में जाएँगे। अब कस्टडी किसके पास होती है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की? ये जी होती है आपके पार्लियामेंट के पास, ठीक है? जो इसके पार्लियामेंट के हेड कौन होता है? आपका प्रेज़िडेंट होता है, तो प्रेज़िडेंट खुद भी इसको हेड कर सकता है या कोई कमेटी बना सकता है, जो इसकी एज़ ए कस्टोडियन अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, अब आपकी आती है एनुअल बजट स्टेटमेंट। एनुअल बजट स्टेटमेंट क्या होती है? जो हर साल जून में आपका बजट पेश होता है और पेश होने के बाद उस पे बहस होती है। अपोज़िशन, गवर्नमेंट के जो कारकुन होते हैं, जो आपके नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं, वो उस पर क्या देते हैं, कमेंट्स पास करते हैं, अमेंडमेंट्स प्रपोज़ करते हैं, वो सारा कुछ क्या आता है आपका एनुअल बजट स्टेटमेंट में आता है, ठीक है? अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहली इम्पोर्टेंट बात क्या आती है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? ये 2-3 नंबर का आप कहा सकते हैं, 4 नंबर कहा सकते हैं, आपने ये याद करना है। तो क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, सादा-सी बात है, अपने अल्फाज़ में आप लिख सकते हैं।
क्योंकि आप ये कोई बीएससी नहीं कर रहे या एफएससी नहीं कर रहे कि आपको क्रैमिंग में प्रॉपर्ली रिप्रोड्यूस करना है। आप एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक डिग्री कर रहे हैं जिसमें वो आपसे नॉलेज टेस्ट करते हैं ना। वो कहता है कि आपके नॉलेज में चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। तो आपने उसको अपने अल्फाज में बता देना है कि जनाब मैं पढ़ा लिखा बच्चा हूँ, मुझे अंडरस्टैंडिंग है, तो ये इसका मतलब ये था। जो उसके अलावा इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है और बार-बार जो आता रहा है, वो है आपका एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। इस तरह हमने अभी पढ़ा कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में कौन-कौन सी पैसे आ सकते हैं, जो पैसे ख़ास किस्म के थे जो कि फेडरल गवर्नमेंट जो रिसीव करेगी, वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट जो मेंटेन किया गया उसमें क्रेडिट होंगे, मतलब ऐड होंगे। अब इसी तरह से लॉ ने कह दिया है आर्टिकल 81 में कि कोई ख़ास एक्सपेंडिचर्स हैं, ख़ास जो खर्चे हैं वो इस अकाउंट से किए जा सकते हैं, बाकी सारे के सारे खर्चे आपके कहाँ से होंगे? पब्लिक अकाउंट से होंगे। जी, पहला देखते हैं, ये सबसे पहले जी द रिम्यूनरेशन पेएबल टू द प्रेज़िडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू हिज़ ऑफिस, मतलब प्रेज़िडेंट की अपनी तनख्वाह, सैलरी और प्रेज़िडेंट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज़ होंगे सारे के सारे जो अपर अपर स्टाफ से लेकर लोअर स्टाफ तक ईच एंड एवरीथिंग, वो कौन से अकाउंट से जाएँगे? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से जाएँगे। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस सारे के सारे जितना स्टाफ होगा उन सारों का वो सारे के सारे की सैलरी कहाँ से जाएगी? जो खर्चे जितने भी होंगे वो कहाँ से होंगे? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। सिमिलरली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसके पैसे भी कहाँ से जाएँगे? यहीं से जाएँगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ठीक है? ये चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, ठीक है? और ये स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आपका नेशनल असेंबली का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इन सब की सैलरी खर्चे कहाँ से जाएँगे? इस अकाउंट से जाएँगे। उसके अलावा इन सारे ऑफिसेज़ के जो ऊपर मेंशन्ड है, इन सारे ऑफिस के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, सारे के सारे स्टाफ जो भी मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो भी सारी सैलरीज़ होंगी, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के डिपार्टमेंट की सारी सैलरीज़ होंगी, सेनेट के जितने भी सेक्रेटेरिएट में जो मतलब गवर्नमेंट सीएसपी बैठे होंगे, सारों के सारों की जो सैलरी होगी, जितने भी खर्चे जो होंगे, अदर बेनिफिट्स होंगे, उनकी पेमेंट्स कहाँ कहाँ से होंगी? आपकी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से होंगी, ठीक है? ऑल डेट्स चार्ज जो भी गवर्नमेंट ने लोन लिए होंगे, वो लोन की रिपेमेंट इसी अकाउंट से होंगी, उन पर जो मार्कअप होगा, इंटरेस्ट होगा, वो सारी पेमेंट्स कहाँ से होंगी? इसी से होंगी। अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई फॉरेन इंटरनेशनल कोर्ट में कोई केस है, किसी कोर्ट ने फाइन किया है, पेनल्टी डाली है, तो अगर गो पाकिस्तान ने पेमेंट करनी है, तो वो भी इसी अकाउंट से पेमेंट्स होंगी। रिसेंटली यूके के कोर्ट ने नैब को आई थिंक पेनल्टी डाली है $1 मिलियन समथिंग के अमाउंट की। अगर वो पेमेंट पाकिस्तान जब करेगा, तो इसी अकाउंट से करेगा, ठीक है? उसके अलावा कोई और सम हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट अप्रूव करती है, वो भी आप कहाँ से पेमेंट करेंगे? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पेमेंट करेंगे। ये स्पेसिफाइड है। इसके अलावा जितनी भी पेमेंट्स होंगी आपकी सारी की सारी कहाँ से होंगी? पब्लिक अकाउंट से होंगी। ठीक है? जी, ये आपके एनुअल बजट स्टेटमेंट है, बहुत ही सिंपल हैं, आप पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल हैं, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऊपर वाले 4 पॉइंट्स थे, जो एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है आपके इस चैप्टर में। आपने लाज़मी ये याद करना है। गप्पे हैं इसमें, मतलब कोई क्राइम नहीं करना। आपको पता हो पहला पॉइंट क्या है कि इन ऑफिसेज़ के जो पर्सन्स हैं, इनकी सारे एक्सपेंसेस और उसके बाद इन सारे ऑफिसेज़ की जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके एक्सपेंसेस, आपके सारे डेट चार्जेज़, लोन रीपेमेंट्स, मार्कअप वगैरह उनकी सारी की सारी पेमेंट्स और फिर जो आपको पेनल्टी होगी पाकिस्तान तो कोई फॉरेन कोई कोर्ट एंड कोई लेट्स सपोज़ यूएनओ चार्ज करती है, कोई नेशनल कोर्ट चार्ज करता है, कुछ कोई भी अगर पाकिस्तान में पेनल्टी आती है फॉरेन, वो पेमेंट्स कहाँ से होंगी? इसी फंड से होंगी। ठीक है? जी, आपके जो भी ऑथराइज़्ड एक्सपेंडिचर होगा, उसको साइन वगैरह कौन करेगा, अप्रूव कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करेगा। सिंपल सी बात है, उसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। अच्छा जी, अगर ऐसा होता है कि आपका जो अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर है, अगर उससे बढ़ के आप खर्चा हो जाता है एक चीज़ पे जो एलोकेटेड बजट में होता है, तो वो भी कौन से आप पार्लियामेंट या आपका जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो अप्रूव कर सकती है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। ये सारी की सारी ईज़िली बातें हैं, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। अब वोट्स ऑन अकाउंट, वोटिंग किस तरह से होगी, ठीक है। उसके अलावा जब असेंबली डिसॉल्व हो रही होती है, तो डिसॉल्व होने से पहले वो असेंबली क्योंकि 4 मंथ जो नेक्स्ट आ रहे होते हैं, 4 मंथ के बाद ही नॉर्मली 3 मंथ के अंदर ही 4 मंथ के अंदर एक आपके ना इलेक्शंस हो रहे होते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मार्च में या अप्रैल में आई थिंक डिसॉल्व हुई थी नून लीग की असेंबली और जुलाई में इलेक्शंस हुए थे, अगस्त में नई हुकूमत बनी थी। तो उस केस में जो डिसॉल्व होने वाली असेंबली होती है, वो आपका मैक्सिमम 4 मंथ तक का क्या कर सकती है, बजट अप्रूव करके जा सकती है, जहाँ पर वही मेंशन है, ठीक है? नॉट एक्सीडेंट 4 मंथ, 4 मंथ तक का बजट अप्रूव करके जा सकती है।
अब जी आपका मजलिस शूरा मतलब पार्लियामेंट सेक्रेटरीज क्या है, ईच हाउस शैल हैव ए सेपरेट सेक्रेटेरिएट, जैसे कि होते हैं आपका कि जो भी आपका सेनेट के अपने सेक्रेटेरिएट है, नेशनल असेंबली का अपना सेक्रेटेरिएट है, तो उसमें कोई इशू शायद, ये भी पढ़ने वाली बातें, आप पढ़ने से याद करने वाली कोई बात नहीं है। ये पढ़ने वाली बात ही 2 नंबर की आ सकती है, अपने वर्ड में आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो जो मेन याद करने वाली बात थी वो ये वाली थी, आपको मैंने बता दी। जी, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि फाइनेंस कमेटी। अब नेशनल असेंबली और ये आपके स्पीकर प्रेसिडेंट मिला के क्या बनाते हैं, फाइनेंस कमेटी बनाते हैं, जो सारे के सारे फाइनेंस मैटर्स को, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को और आपके पब्लिक अकाउंट को क्या कर रही होती है, मॉनिटर कर रही होती हैं, उसकी कस्टोडियन होती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आ सकता है 2-3 नंबर का, बस आपने पढ़ लेना है कि कौन कौन से मेंबर्स आपकी फाइनेंस कमेटी में आते हैं। ये तो आपका था फेडरल का प्रोसीजर। तो हम आते हैं प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर। इसमें कोई पढ़ाने वाली बात नहीं है, सेम प्रोसीजर्स हैं, सेम आर्टिकल्स हैं। अगर फेडरल जब हमने पढ़ा है, जहाँ पर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड था, यहाँ पर प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड होगा, ठीक है? अगर वहाँ पर पब्लिक अकाउंट था, यहाँ पर भी पब्लिक अकाउंट है। अब वहाँ पर कस्टोडियन था फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का प्रेसिडेंट। अब सूबे का प्रेसिडेंट कौन होता है? गवर्नर होता है। गवर्नर ऑफ पंजाब जो होता है आपका, प्रेसिडेंट का स्टेटस रखता है प्रोविंस में, ठीक है? एनुअल बजट स्टेटमेंट सेम प्रोसीजर है, जहाँ पर वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होगा। अगर वहाँ पर प्रेसिडेंट था, यहाँ पर क्या होगा, अ, गवर्नर होगा। अगर वहाँ पर फेडरल मिनिस्टर था, यहाँ पर प्रोविंशियल मिनिस्टर होगा। बाकी सारे प्रोसीजर सेम है। अब नेक्स्ट आता है आपका, भी कौन से एक्सपेंडिचर इन चार्ज अपॉन प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड। वहाँ पर सैलरी थी गवर्न प्रेसिडेंट की, यहाँ पर है गवर्नर की। वहाँ पर था जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर है जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हर सूबे का अपना हाई कोर्ट। वहाँ पर स्पीकर नेशनल असेंबली था, जहाँ पर स्पीकर प्रोविजनल असेंबली है, ठीक है? और जो भी इन ऑफिस के, जो भी सेक्रेटरीट के, जो भी मिनिस्टर्स की जो पेमेंट्स होंगी, ऑफिसर के एक्सपेंसेस होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, इसी अकाउंट से, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड से आप पेमेंट्स करेंगे। जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पैसे लिए होंगे, मतलब लोन लिए होंगे, उन सारों के ऊपर लोन की रिपेमेंट्स और मार्कअप की रिपेमेंट सारी की सारी कहाँ से होनी है? इसी अकाउंट से होनी है, ठीक है? और अगर किसी प्रोविंस पर कोई चार्ज आया है, किसी तरह की कोई उनके अगेंस्ट कोई केस हुआ है, उनको फाइन हुआ है, तो उसकी पेमेंट भी वो कहाँ से करेंगे? इसी अकाउंट से करेंगे, जस्ट लाइक फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है? तो यहाँ पर कोई मसला नहीं है, सेम बातें, जस्ट आपने प्रोविंस को चेंज कर देना है फेडरल गवर्नमेंट से, और गवर्नर से चेंज कर देना है अपने प्रेसिडेंट को, और चीफ मिनिस्टर से आपने चेंज कर देना है आपके प्राइम मिनिस्टर को। सिंपल सी बात है, बाकी आगे प्रोसीजर भी सेम है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, सारा कुछ सेम है, आप पढ़ सकते हैं। ये सारा कुछ सेम है, यहाँ पर वो बता भी रहा है कि जहाँ-जहाँ पर आपका पार्लियामेंट की बात हो रही थी, जहाँ पर आपकी प्रोविज़नल असेंबली की बात हो रही होगी, ठीक है? जहाँ पर आपकी प्रेज़िडेंट की बात हो रही थी, यहाँ पर आप उसको गवर्नर से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सारा कुछ सेम होगा। फेडरल गवर्नमेंट को आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट से चेंज कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर को आप चेंज कर देंगे चीफ मिनिस्टर के साथ, सेम बातें जो भी मैंने बोली। जी, नेशनल फाइनेंस कमीशन। जैसे ही आपकी हुकूमत स्टार्ट होगी, तो विदिन 6 मंथ आपके प्रेसिडेंट ने क्या करना है, एक नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाना है। उसको उसमें आपका फेडरल मिनिस्टर होगा, सारे सूबों के आपके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स होंगे, प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर और फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है? और भी उसके अलावा गवर्नर भी, या गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस भी, और प्रेसिडेंट खुद भी उसका पार्ट बन सकते हैं। अब इस कमीशन की ड्यूटी क्या होगी? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट एज टू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस। मैंने आपको पहले बताया था कि फेडरल गवर्नमेंट जो भी पेमेंट रिसीव करती है, टैक्सेस रिसीव करती है, उसमें से कुछ पोर्शन की एलोकेशन होती है प्रोविंसेस को, उसमें उनको पेमेंट करनी होती है, ठीक है? आपने बजट देखा होगा, जिसमें अभी रिसेंटली कराची वाले सिंध गवर्नमेंट कह रहे थे कि सिंध को पीटीआई की गवर्नमेंट ने पैसे कम दिए हैं, तो वही मतलब जो बजट में आप एक प्रपोज करते हैं अमाउंट, कि हम इस सूबे को इतनी अमाउंट देंगे। सूबे अपना टैक्स भी कलेक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह का आपका हर साल बजट आता है, सेल्स टैक्सेस होते हैं आपके सर्विसेज के ऊपर, और भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पेमेंट्स देती है। द मेकिंग ऑफ ग्रांट्स इन एड बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, को एड्स वगैरह जो ग्रांट्स को भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देनी है, वो कौन सी होती हैं? अब ये रिकमेंड करनी है फाइनेंस कमीशन ने, और प्रेसिडेंट ने क्या करना है? अप्रूव करना है, ठीक है? ये सारी की सारी वही बातें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे किस तरह से देने हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। The taxes referred above are the following taxes raised under the authority of Parliament.
ठीक है। टैक्सेस ऑन इनकम इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशन टैक्स बट नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इनकम कंसिस्टिंग ऑफ रिम्यूनरेशन पेड आउट ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। जी, अब देखें, आपको पता है कि इनकम टैक्स सारे का सारा फेडरल गवर्नमेंट लेती है, ऐसी बात है। अब कुछ हम बात कर लेते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सैलरी की बात हो रही है। कुछ एम्प्लॉय होते हैं आपकी फेडरल गवर्नमेंट के, कुछ एम्प्लॉय होते हैं रेलेवेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जितने भी पंजाब के स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, उन सारों की सैलरी देती है पंजाब गवर्नमेंट। तो उन सैलरी पर टैक्स होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। टैक्स कौन कलेक्ट करता है? वो कलेक्ट करता है फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब कुछ स्कूल्स, कुछ एम्प्लॉयज जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पूरा इंस्टीट्यूशन है, जस्ट लाइक जो आपका चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान है, आपका जो जो पीछे हमने नाम 4-5 पढ़े हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आपके स्कूल आते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल आते हैं, उनकी जो जितनी भी नेक्स्ट जो एनएचए है, उन सारे एम्प्लॉयज की सैलरी पर भी टैक्स होता होगा। जो पे सैलरी की पेमेंट्स फेडरल गवर्नमेंट खुद करती है और उन सैलरी पे जो टैक्स कलेक्ट करेगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, वो इनकम टैक्स सारे का सारा फेडरल गवर्नमेंट का, ठीक है, उसने खुद इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर उसके अलावा जो इनकम टैक्स है आपका ऐसी सैलरीज के ऊपर जो कि पेमेंट्स प्रोविंसेस ने की है, लेकिन क्योंकि टैक्स तो फेडरल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है, एफबीआर ने कलेक्ट किया है, तो उसमें से कुछ प्रोपोर्शन है फेडरल गवर्नमेंट खुद रखेगी, बाकी सूबों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। टैक्सेस ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स, सेम बात है, आप सारी बच्चे आपको पता है। एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉन्टेंट एंड एटसेट्रा, सारा कुछ यहाँ पर गिवन है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कि द शेयर ऑफ द प्रोविंसेस इन ईच अवार्ड ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन शैल नॉट बी लेस देन द शेयर गिवन टू द प्रोविंसेस इन द प्रीवियस अवार्ड। ये आपको नॉलेज के लिए अच्छी बात है कि अगर नून लीग ने अपने लास्ट बजट में, फेडरल गवर्नमेंट ने अगर हर सूबे को 5-5 अरब रुपए दिया था, लेट्स सपोज, तो पीटीआई गवर्नमेंट ने अपने नेक्स्ट बजट में हर हालत में एटलीस्ट 5 अरब देना ही देना है हर सूबे को। उससे कम नहीं दे सकते, उससे ज्यादा वो दे सकते हैं, ठीक है ना। जितना इस साल वो देंगे तो नेक्स्ट ईयर इससे कम, उससे ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये एक लॉ में प्रोविजन गिवन है। द फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर शैल मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अवार्ड बाई एनुअली, ठीक है, as soon as May after receiving the remuneration of the National Finance Commission recommendation. Sorry, the president shall by order specify in accordance with the recommendations of the commission. सारा कुछ जो भी recommendations होंगी, जो देखेगा वो अप्रूव करेगा, ऑथेंटिकेट कर देगा। उसके बाद फिर जो भी प्रोसीजर्स होंगे विद इन टाइम पीरियड जो भी लॉ में गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंगली सारे सारी पेमेंट्स क्या कर देंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर फिर कुछ एग्जाम्पशन हैं कि नेचुरल गैस, अब यहाँ पर हम देखते हैं the net proceedings of the federal duty of excise on natural gas। अब देखिए, अगर एक सूबे में फेडरल गवर्नमेंट ने मतलब कोई एक्साइज ड्यूटी लगाई हुई है, कोई रॉयल्टी कलेक्ट कर रही है, लेकिन वो सारे के सारे पैसे जिस सूबे में वो प्लांट लगा हुआ है, जहां से वो गैस आपकी निकल रही है, वो सूबे के अकाउंट में जाएंगे, ना कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जाएंगे। वो अमाउंट फेडरल, हालांकि गवर्नमेंट ने लगाई हुई है, वो एक्साइज ड्यूटी सारी की सारी जो इम्पोर्ट ड्यूटीज होती हैं, जो आपकी रॉयल्टी होती है, वो फेडरल गवर्नमेंट लगाती है। पैसे कहाँ पर जाने चाहिए थे? फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है कि नेचुरल गैस की जो नेट प्रोसीजर्स होंगी, वो सारी की सारी कहाँ जाएंगी? रेलिवेंट प्रोविंस के पास जाएंगी। सिमिलरली जो आप ऑयल के ऊपर लगा रहे होते हैं, वो भी कहाँ पर जाएंगी? जिस प्रोविंस में आपका वो कुआं या वेल आपका है, वहाँ उस प्रोविंस के अकाउंट में जाएंगी। जो नेट प्रॉफिट्स होंगे वो सारे के सारे भी कहाँ जाएंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन के, वो भी कहाँ पर जाएंगे? उस प्रोविंस में जाएंगे जहाँ पर वो स्टेशन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी कोई मसला नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, मतलब बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, ये भी आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी ये थोड़ी सी बात है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट किसी प्रोविंस में कोई काम कर रही है, मतलब अगर उसको काम से, अगर फेडरल गवर्नमेंट की किसी प्रोविंस में कोई प्रॉपर्टी है और वो रेंट पर दी हुई है, तो उसकी रेंटल इनकम हो गई। प्रॉपर्टी अगर उसकी ऑनरशिप में है, तो प्रोविंस क्या करते हैं? प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी टैक्स लेते होते हैं। तो लॉ कह रहा है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट की किसी भी प्रोविंस में कोई प्रॉपर्टी है, तो फेडरल गवर्नमेंट उस प्रोविंस को कोई टैक्स पे नहीं करेगी, मतलब फेडरल गवर्नमेंट की जो इनकम होगी वो एग्जाम्प्ट होगी। अब दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? अगर पंजाब गवर्नमेंट की कुछ प्रॉपर्टी है जो सिंध में है, ठीक है,
तो उसका जो रेंटल वगैरह होगा, जो सारा कुछ बन रहा होगा, अगर पंजाब गवर्नमेंट के कोई रेस्टोरेंट्स हैं सिंध में या कुछ और एरियाज हैं, मतलब कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या करना होगा, फिर सिंध गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। मतलब एक सूबे या दूसरे सूबे को टैक्स पे करना है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने किसी सूबे को टैक्स पे नहीं करना। ये आपकी बहुत आसान, ये भी गपशपें हैं, याद मेरी बात नहीं है, पढ़ लीजिएगा। अब आपका नेक्स्ट है कि लास्ट हमारा पॉइंट है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, कि अब कौन कौन से आपके टैक्सेस हैं जो फेडरल गवर्नमेंट लगाती है, कौन कौन से टैक्सेस हैं जो आपका लगाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।